तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एटलस जीके ट्रिक में। देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अब भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसको अंत तक हम ख़त्म भी करेंगे, ठीक है ना। जो आपका पिछला वीडियो हम बनाए थे ये इस पर क्या नाम है बायोलॉजी, उसको हम ख़त्म करेंगे। पर आप लोग चिंता मत कीजिएगा, आप लोग केवल सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए बस। आगे हम आप लोग को बेहतरीन तरीके से ये लूसेंट बुक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। देखिए स्टार्ट करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के चल के समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्टार्ट हो जाएगा। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है आप लोग बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइए आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजी अर्थव्यवस्था क्या भैया, देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, जेएम किन्स। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि उद्देश्य इनका है लाभ कमाना, लोक कल्याण करना, ठीक है ना। भारत, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाए, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सब हो जाएंगे, ठीक है ना। ये एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब देखिए पूंजीवादी क्या होता है, ये पूंजीवादी देखिए पूंजीवादी के जनक एडम स्मिथ हैं क्या, ठीक है ना। इनका और इसमें क्या उद्देश्य क्या है इनका, लाभ कमाना। इनका एग्जांपल हो जाएगा जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो, दक्षिण कोरिया, ठीक ना। ये सब हो जाते हैं एक्सेट्रा, ये सब हो जाते हैं भैया पूंजीवादी, ठीक है ना। साम्यवादी जैसे रूस हो जाएगा, ठीक है ना। साम्यवादी जैसे रूस हो जाएगा, और कौन हो जाएगा भैया, चीन हो जाएगी, उत्तरी कोरिया हो जाएगी, वियतनाम, क्यूबा। ये जनक साम्यवादी को पूछता है, बार बार पूछा का जनक, साम्यवादी के जनक कौन है, ठीक है ना। तो भैया बताइए कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। पूंजीवादी के जनक एडम स्मिथ, साम्यवादी के जनक कार्ल मार्क्स, और मिश्रित का कौन सा भैया, जेएम किन्स हैं, ठीक है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला भारत पहला देश कौन सा भैया, अब फ्रांस है, कि कौन सा, फ्रांस। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आप, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है बताइए। सरकारी एवं निजी क्षेत्र का अस्तित्व, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। सरकारी एवं निजी क्षेत्र का अस्तित्व ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप लोग को मैंने बताया, डिफिनीशन बता दिया, परिभाषा, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, बताइए। विकासशील राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, भारत आर्थिक अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सबसे अधिक योगदान करता है। तो सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र से करता है, सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र से हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किस में करता है भैया, तृतीय, इसके बाद द्वितीय हो जाएगा, इसके बाद प्रथम हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, बंद अर्थव्यवस्था है, क्लोज इकोनॉमिक की अर्थव्यवस्था कैसी है, ना तो आयात ना तो निर्यात किया जाता है, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दक्षिण कोरिया हो जाएगा, ना तो आयात करता है ना तो निर्यात। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता। मिश्रित ये हो जाएगा समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। यह सत्य होगा कि भारत की परिभाषित किया जाए, यह सत्य होगा कि भारत की परिभाषित किया जाए। क्वेश्चन 7वां हो जाएगा, 7वां का बी ऑप्शन हो जाएगा, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक ऑप्शन बी, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका चौथा हो जाएगा, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है, बताइए। प्राकृतिक संसाधन पर करता है, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। गाइस इतना बेहतरीन आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं, ये देखिए। ऐसे वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, आप लोग पेट में 70+ आप स्कोर यहाँ से कर सकते हैं। अरे मतलब जीएस में जितना भी क्वेश्चन आता है वहाँ से आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वैश्वीकरण का अर्थ क्या है भैया बताइए। वैश्वीकरण का घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। देखिए ये वैश्वीकरण जो है आर्थिक नई जो नीति आई थी 1991 में आई थी ना, ये आया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा। वैश्वीकरण की अभिप्राय क्या है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे चलिए
देखिए क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है बताइए। क्वेश्चन 11 का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। दूसरे देश के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव से कम करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत के ये देखिए, भारत के कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में है? कितना भैया? 54%। कितना? 54। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है बताइए। संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे ज़्यादा भारत में है, ठीक है ना। घर्षणात्मक बेरोजगारी, एक जॉब से दूसरे जॉब में जाने के लिए जितना समय लगता है उसे हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत में बेरोजगारी, देखिए भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है एनएसएसओ। अब एनएसएसओ 2019 में, ये देखिए एनएसएसओ में कब की स्थापना? 1950 में। कब? 1950 में, ठीक है ना। अब एक आया था सीएसओ, ये आया था भैया 1951 में, ठीक है ना। कब? 1951 में, 1951 में, ठीक ना गाइस। अब ये देखिए 1950 में आया था एनएसओ। अच्छा, एनएसएसओ के अधीन कौन काम करता है भैया? ये सीएसओ के अधीन काम करता है कौन? एनएसएसओ। अब इसको 2019 में मर्ज कर दिया गया, इसको बना दिया गया का एनएसयू। अब फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ये हो जाएगा सीएसओ सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। अब एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भैया? ये एनएसएसओ का हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है ना। अब ये मर्ज करके क्या बना दिया गया? एनएसओ। एनएसओ का नेशनल स्टैटिकल ऑफिस 2019 में एनएसओ को सीएसओ में मिलाकर मर्ज करके एनएसओ कर दिया गया, ठीक है ना। अब राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ ही करता है। एनएसओ का मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, कौन सी संस्था करती है, तो आप लोग बताएंगे सीएसओ, यानी कि नेशनल यानी कि सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इतना बहुत है। अब देखिए भारत में बेरोजगारी की किस्में पाई जाती है, कौन सी किस्म की बेरोजगारी भारत में पाई जाती है? सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी, ग्रामीण, चक्री, ये सब हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, देखिए आप लोग एक क्वेश्चन बताइए, तब तक हम पढ़ाते रहेंगे, आप लोग बीच में बताना कि कमेंट करना। लास्ट के वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे, लास्ट में वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, तो लास्ट में हम बताएंगे कि बताइए कौन 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 बोला था कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर ये आपके पांचों चीज़ हैं, आप 5 चीज़ की व्यवस्था कर पा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। अगर आप इसमें कोई में से रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य में से कोई एक आप नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं तो आप गरीब हैं, ठीक है ना। बोले, बताइए कौन बोले थे? कृषि की मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है बताइए। कृषि की अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, इसी को बोलते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी मैंने बताया, घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है ये घर्षणात्मक बेरोजगारी जो होता है, ये एक जॉब से दूसरे जॉब में जितने समय के लिए आपको बेरोजगार रहना पड़ता है उसी को हम घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। अभी आगे आएगा मौसमी बेरोजगारी, तो उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। देखिए आ गया इसमें क्वेश्चन, देखिए इनका, ये कृषि के बेरोजगार के रूप में देखने को मिलता है, कृषि के बेरोजगार के रूप में देखने को मिलता है, बताइए। 17 का ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा? ये मौसमी बेरोजगारी। देखिए मौसमी बेरोजगारी को मैं आप लोग को मैं डिस्कशन बता देता हूँ। मान लीजिए इस समय थम्सअप, कोल्ड ड्रिंक जो चलता है आपका थम्सअप, ये जो चलता है गर्मी में चलता है, ठीक है ना। अब ये ठंडी में आप लोग यहाँ से जो एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, ये सब क्या हो जाएंगे? गरीब, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो है ठंडी में जैसे कूलर, फ्रिज, ये सब एसी उसी वाले सब क्या ठंडी में है क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। इसी को हम मौसमी बेरोजगारी, मौसम के अनुसार चेंज होता रहता है, ठीक है ना। घर्षणात्मक बेरोजगारी मैंने बताया, एक जॉब से दूसरे जॉब में जितने समय के लिए हम प्रस्थान करते हैं उसी को हम
क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। ऑप्शन देखिए, जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी, जैसे मान लीजिए खेत में कोई काम हो रहा है या देखिए, ठीक है ना, तो उसमें कई लोग वैसे ही लगे रहते हैं, कुछ करते नहीं, वहाँ पर वैसे लगे रहते हैं काम में, तो या रहो या ना रहो कोई मतलब नहीं निकलता, उसी को हम छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने घर्षणात्मक बता ही दिया, मौसमी, सब चक्री, ये सब बता दिए हैं। आगे चलते हैं, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी और आदृश बेरोजगारी, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों हो जाएगा आप, ठीक है ना। आगे देखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ये वर्तमान समय में देश के किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, बताइए। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर से बनी है, शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो शिक्षित बेरोजगारी जो पढ़ाई लिखाई के बावजूद योग्यता होते हुए भी रोजगार नहीं मिलना, पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी योग्यता होते हुए भी रोजगार नहीं मिलता है, उसे हम शिक्षित बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप ध्यान दीजिएगा। देखा एक, चलिए शुरू, अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में संबंधित है, कौन सा भैया बताइए। तो भारत में छिपी हुई बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण के क्षेत्र में, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, ठीक है ना, बताइए ऑप्शन। देखिए, प्रौद्योगिकी या संरचना में बदलाव के कारण उत्पन्न बेरोजगारी, ठीक है ना, बताइए आपका ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखती है, बताइए, शहरी क्षेत्र में बताइए। ऑप्शन हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन हो जाएगा प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी, मैंने बताया ग्रामीण क्षेत्र में होता है सबकी, शहरी क्षेत्र में शिक्षित और बेरोजगारी, शहरी क्षेत्र में हो जाएगा औद्योगिक और शिक्षित दोनों हो जाएगा शहरी क्षेत्र में, और जबकि जो है आपका मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी ये हो जाएगा ग्रामीण, क्या, ग्रामीण भैया, ठीक है ना, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है क्या, बताइए। ऑप्शन हो जाएगा सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, किस प्रकार की बेरोजगारी स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं, शैक्षिक बेरोजगारी, यही मैंने बताया, आपके पास डिग्री भी है, स्किल भी है, लेकिन आप काम नहीं पा रहे हैं कहीं पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शैक्षिक बेरोजगारी बोलते हैं। देखिए, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के मौसम रोजगार नहीं मिल पाता है, वर्ष के कुछ महीनों के मौसम के अनुसार नहीं मिल पाता, तो मौसमी बेरोजगारी हो जाएगा भैया आपका आंसर, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, इसी को बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, ठीक है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी के और किस नाम से जाना जाता है, अल्प बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्नलिखित में से किसकी एक विशेषता है, बताइए। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसकी एक विशेषता है, तो ऑप्शन हो जाएगा कृषि बेरोजगारी, कौन सा भैया, कृषि बेरोजगारी। अब देखिए दोस्तों, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार होने वाले व्यक्ति की संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया, सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बाजार में कार्य उपलब्धता के उपलब्ध कौशल जहाँ आ जाएगा वहाँ संरचनात्मक बेरोजगारी हम आंसर करेंगे, ठीक है ना, कौशल के बीच में बेमन, ठीक है ना। तो ऑप्शन 30 का डी हो जाएगा आंसर। हाँ, ऑप्शन देखिए 31 देखिए, जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है, तब
देखिए यहाँ पर पूछ दिया खोज बेरोजगारी, ठीक है ना। एक नौकरी वर्तमान में नौकरी को खो एक दूसरी नौकरी में जाने के उसे हम घंटात्मक बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। 31 का ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 32 देखिए क्वेश्चन। बताइए यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे बेरोजगारी कहते हैं, बताइए। दीर्घकालिक बेरोजगारी लंबे समय तक बनी, सिंपल हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है ना। गाइस आगे देखिए, ये अमंदी और महामंदी, अरे अंधी और अब देखिए मंदी अंधी पूछेगा तो आपको ऑप्शन डी बताइएगा, चक्री बेरोजगारी, ठीक है ना भैया। कौन सा? चक्री बेरोजगारी, ठीक है ना। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बेरोजगारी दर की गणना अनुपात किस में होती है, बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा बेरोजगार श्रमिक को श्रम बल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है। कौन सा बेरोजगारी कारण भैया? किसी भी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, बताइए। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग। कौन करता भैया? नीति आयोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। कब? 36 का सी। देखिए अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है, क्या है बताइए। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण ये हो जाएगा आय में असमानता, आय में असमानता। भारत में देखिए गाइस, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, बताइए। आकलन कैसे करते हैं भैया? ये हो जाएगा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर डी 39 देखिए, मुक्ता गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो इंदिरा गांधी। 20 सूत्री प्रारंभ गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी। मैंने बताया गरीबी 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आता है? 5वीं पंचवर्षीय। उस समय प्रधानमंत्री भारत कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो ऑप्शन ये सब देखिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। किस राज्य के अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत की इथियोपिया कहा जाता है, बताइए। ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, भारत में कौन सा एक सूचकांक भारत की गरीबी की तीव्रता का माप के लिए किसे उपयुक्त है, बताइए। किसे उपयुक्त है भैया? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ऑप्शन नंबर 42 देखिए, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु है, बताइए। IRDP, TRYSEM या NREP, इनमें से सभी, बताइए। ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत में नगरीय गरीबों को गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। ये तो कोई बात नहीं हो भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, इसका मतलब शहरी क्षेत्र में शिक्षा का स्तर ऊंचा है, ये गलत बात, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, परंतु ए और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका व्याख्या नहीं करता, लेकिन ये दोनों आंसर सही हो जाएगा। ये देखो, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है कौन? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, बताइए। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। आप लोग कमेंट करना लास्ट में, आप लोग बताना कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौन बोला कि रोटी, शिक्षा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। अगर ये 5 चीज़ आपके पास है, व्यवस्था आप कर ले पा रहे हैं, तो आप गरीब नहीं हैं। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि, बताइए। क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, ठीक है ना। सापेक्षता अधिक है, ठीक है ना। ऑप्शन 46 देखिए, भारत में गरीबी के अनुसार कौन सा प्रयोग किया जाता है, बताइए। कैलोरी ग्रहण प्रति व्यक्ति या CSO करता है, ठीक है ना।
तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल थ्री पारिवारिक उपभोग व्यय, ठीक है ना। अब आगे बताइए आंसर। शहरी क्षेत्र में गरीबी आकलन के आधार पर सूचकांक को माना जाता है। क्या माना जाता है भैया? औद्योगिक श्रमिकों का उपभोग का मूल्य, ठीक है ना। अब आगे देखिए, एक ऐसी अवस्था का स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों को आवश्यक अभाव होता है। 48 का आंसर दीजिए आपका निर्धनता। क्या? निर्धनता। आगे देखिए क्वेश्चन देखिए आपका 49 है। भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है? आय और उपभोग का स्तर, धार्मिक विचार सुधार, तो शिक्षा का गुणवत्ता बताइए। ऑप्शन आंसर बताइए आंसर 49। ये देखिए आपका क्वेश्चन हो जाएगा आय एवं उपभोग का स्तर। ऑप्शन 50 देखिए क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है? कौन? जनसंख्या की धीमी वृद्धि, तीव्र आर्थिक विकास के कारण किस वर्ष में प्रवासी गरीबी में कमी होने लगी है? बताइए कौन कमी? 1991। मैंने बताया 1991 में एक नई आर्थिक नीति आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तीव्र आर्थिक विकास के कारण किस भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी है? 1991 में, ठीक है ना। 22 क्वेश्चन देखिए आप। गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या के अनुपात में गरीबी अनुपात कहते हैं। देखिए गरीबी नीचे की जनसंख्या को हम बोलते हैं बीपीएल और गरीबी नीचे के ऊपर एपीएल, ठीक है ना। ये गरीबी अनुपात हेड काउंट अनुपात। अब देखिए मैंने बताया विश्व बैंक के अनुसार प्रतिदिन जीवन मापन के लिए जो $2.15 का आय प्राप्त नहीं कर पाता है वो गरीब है, ठीक है ना। ये विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने बताया था कि आपकी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर आप इन पांचों चीज़ को आप उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्योर गरीब हैं, ठीक है ना। मूलभूत आवश्यकता पूर्ति नहीं कर पाता हो तो ठीक है ना। गरीबी कैंसर की तरह है, किसने कहा था? बताइए। गरीबी कैंसर की तरह है, अर्थशास्त्री कुछ नेटवर्क। गरीबी दो प्रकार, एक सापेक्ष गरीबी, एक निरपेक्ष गरीबी, ठीक है ना। सापेक्ष गरीबी जैसे अमीर लोग को विकसित देश होते हैं, विकसित देश इसमें पाई जाती है, जबकि निरपेक्ष गरीबी में अविकसित देश, विकासशील देश पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें अभी बाकी है थोड़ा सा थ्योरी। गरीबी निर्धारित कौन करता है? ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। गरीबी निर्धारित कौन करता है? कौन सी एक संस्था करती है, एक निर्धारित करती है, एक समिति करती है। समिति 5 प्रकार की समिति होती है और संस्था कौन करता है? जैसे विश्व में करता है, विश्व बैंक करता है के अनुसार गरीबी रेखा निर्धारण $1.125 दिन, ठीक ना। भारत में कौन करता है? NSSO। मैंने बताया अब इस समय वर्तमान में 2019 में इसको चेंज करके मर्ज करके CSO और NSSO को मर्ज करके NSO कर दिया गया, ठीक है ना। अब ये 5 प्रकार की समिति होती हैं, ठीक ना। गरीबी निर्धारित करता समिति भी करती हैं। कई समिति हो BN नीलकंठ दांडेकर एवं BN रथ समिति, दूसरा हो जाएगा आलेख समिति, तीसरा लकड़वाड़ समिति, चौथा सुरेश तेंदुलकर समिति, C रंगराजन समिति। क्वेश्चन कहाँ से आता है? सुरेश तेंदुलकर समिति, आलेख समिति या C रंगराजन समिति, ये 3 इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो देखिए आलेख समिति क्या बोला था? गठन इनका 1977 में हुआ था, रिपोर्ट 1979 में। कैलोरी ऊर्जा पे इन्हें बताया कि गांव में 2400 कैलोरी ऊर्जा अगर आप पा रहे हैं या खा रहे हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। यानी कि मतलब गांव में 2400 कैलोरी एनर्जी बहुत ज़रूरी है, जबकि शहर में 2100 कैलोरी, क्योंकि गांव वाले ज़्यादा काम करते हैं, शहर वाले कम, ठीक है ना, क्योंकि खेती बाड़ी करनी रहती है। C रंगराजन ने बताया कि गठन 2012 में हुआ और रिपोर्ट 2014 में। आय के आधार पर इसने बताया गाँव में प्रतिदिन 32 रुपया और महीने में 972 रुपया आप पा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। गांव में प्रतिदिन 32 रुपया खर्च कर रहे हैं, शहर में आप 47 रुपया प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। ये C रंगराजन ने बताया था। अभी इसमें बचा हुआ लॉरेंज वक्र, गिरी गुणांक, कुजनेट वक्र, फिलिप्स वक्र, लाफर वक्र,
ठीक है ना। इसको हम डिटेल आप थ्योरी लेकर आएंगे तो वहाँ पर हम डिस्कशन ये द 10 मिनट शो लेकर आएंगे, तो उसमें हम 10 मिनट में हम आप लोग को थ्योरी बेहतरीन तरीके से वक्र वक्र ये फिगर के थ्रू आप लोग को डिटेल में बता देंगे, ठीक है ना। इससे बाहर हो सकता ना पूछे, ये चैप्टर पहला आपका गरीबी रेखा वाला सिस्टम ये ख़त्म हो गया, ठीक है ना। आप लोग